नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भूमापन सर्वेक्षण। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास अटेंड किया है, जिसमें से पहला हम लोगों ने विभाग से संबंधित सभी जानकारियों को जाना है और इसके बाद हम लोगों ने भू पैमाइश के बारे में हमने लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग भूमापन सर्वेक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह क्या होता है कि सर्वेक्षण का मतलब होता है, देखिए सिंपल सा चीज है। सर्वेक्षण का मतलब होता है किसी क्षेत्र का अध्ययन करना, फिर उस अध्ययन के हिसाब से मानचित्रण करना और उसके बाद उस पर अभिकलन करना, मतलब कैलकुलेट करना, गणना करना। ठीक है, तो सर्वेक्षण का जो नियम है, सर्वेक्षण का जो परिभाषा है वो इसी चीज से निकल के आता है। ठीक है, तो सर्वेक्षण यही होता है। और उसके बाद अगर सर्वेक्षण का विकास जो देखें तो आदिकाल से चलती आ रही है। ठीक है, आदिकाल से लेके आज तक जो सर्वेक्षण है हर चीज में प्रयोग होता रहा है। इसका साक्ष्य सबसे पहले 370 ईसा पूर्व में मिला था, जो कि आज भी एक अजायब घर में सुरक्षित है। कौन से अजायब घर में? ट्यूरिन अजायब घर में आज भी यह सुरक्षित है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनान और मिस्र में वहां पर क्या हुआ था कि शिलाओं के मतलब पत्थरों पर निशान मिले थे। किसके? पैमानों के। और लकड़ियों पर भी निशान मिले हैं, तो वहां भी एक तरह से साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद एक साक्ष्य मिला है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में जब रोम साम्राज्य था तो वहां पर यह मिला है कि वहां पर देखा गया कि जो सड़कें थी वो सीधी रेखा में थी। तो सड़कों को बनाने के लिए, उनको सीध में लाने के लिए आज जैसे उपकरण का प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारत में देखें तो भारत में बाणभट्ट द्वारा एक किताब है हर्षचरित, और कौटिल्य द्वारा एक लिखित किताब है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर आधारित है। तो इन दोनों किताबों में भू राजस्व से संबंधित जितने भी भूमि अधिकार से क्षेत्र पे मापन के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि धीरे धीरे सर्वेक्षण का विकास हुआ है, सर्वेक्षण को जानने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब हम लोग अगर सर्वेक्षण को इन सब चीजों से जाने तो सर्वेक्षण में देखिए पहले क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, मतलब चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो भूमि के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, सबसे पहले उसका अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद किसी रजिस्टर पे या किसी मैप पे उसको मानचित्रण कर लिया जाता है। उसके बाद उस भूमि के बारे में गणना की जाती है। मतलब इस चीज का मतलब होता है इसका सर्वेक्षण करना। ठीक है, सर्वेक्षण 2 प्रकार से की जाती है। हम लोग सर्वेक्षण भाई बहुत सारे प्रकार से की जाती है। इंजीनियर जो होते हैं बहुत सारे प्रकार से करते हैं सर्वेक्षण, लेकिन हम लोगों को नीचे लेवल तक ही सर्वेक्षण को जानना है। मतलब हम लोग अपने एग्जाम के परिदृश्य से जितने सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहला त्रिभुजन सर्वेक्षण और दूसरा जरीब या फीता सर्वेक्षण, इन 2 सर्वेक्षण पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुजन सर्वेक्षण। ये क्या होता है? देखिए, जब किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण होता है तो उसमें अगर मान लीजिए उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो इस सर्वेक्षण में क्या करना पड़ेगा, इस भाग को त्रिभुज के क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? त्रिभुज के क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। देखिए इस तरह से बांट के इन रेखाओं का मान, जो 36 पे रेखाएं होंगी, उन रेखाओं के मान को ज्ञात करके उनका क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा सभी त्रिभुजों का, और सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के बाद उनको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए सब सारी त्रिभुजें बनी है, तो इनको जोड़ लिया जाएगा। तो जो मान आएगा वो उस त्रिभुज में सभी को जोड़ने के बाद इस खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि त्रिभुजन सर्वेक्षण में किसी भी जमीन को क्षेत्रफल उसका मापने के लिए उसके क्षेत्रफल को पहले एक एक त्रिभुज में बांटकर उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़कर खेतों का क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। तो त्रिभुजन सर्वेक्षण में यही होता है। ठीक है, इसका जो खोज हुआ था वो मैगा फेमिम्स ने किया था। किसने किया था? मैगा फेमिम्स ने। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है फीता और जरीब सर्वेक्षण। अगला है जरीब या फीता सर्वेक्षण। ठीक है, इस सर्वेक्षण में क्या होता है? देखिए इस सर्वेक्षण में क्या होता है कि जो जरीब होता है या जो फीता होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको
रेखीय माप पे फैलाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? रेखीय माप पे फैलाया जाता है। अब उसके बाद इसके आगे वाले सिरे पर एक कील लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एरो भी कहते हैं। ठीक है, एक कील लगा दिया जाता है। अब इस जरीब या फीता को फिर से उठाकर इसके आगे से लगा दिया जाता है, फिर कील गाड़ दिया जाता है। इस तरह से अगर बड़ी रेखीय क्षैतिज में अगर ज्ञात करना हो दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की दो बिंदुओं बीच की दूरी निकालना है क्षैतिज तल में, तो इस तरह से हम लोग जरीब और कील की वजह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से फायदा ये हुआ, दो फायदे हुए। पहला क्या हुआ कि जरीब को एक बार फैलाया गया, फिर कील गाड़ा गया। अब यहां पे पहला फायदा ये हुआ कि इससे जो होता है इसके मान में गलतियां नहीं होती हैं। मतलब यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म होगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म होगा। इसकी लंबाई को माप लिया जाएगा, L1, L2, L3, जितना भी इन सबका मान होगा, फिर उसके बाद जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना आएगा वो मान हो जाएगा। अब उसके बाद इस मान में त्रुटियां नहीं होती हैं। दूसरा चीज ये कि हम कीलों की संख्या गिनकर ये पता लगा सकते हैं कि जरीब या फीते को कितनी बार फैलाया गया है। इससे आसान तरीके से हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसे पता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फीता या जरीब सर्वेक्षण में यह सबसे अच्छा पहलू होता है। ठीक है, चलिए, हमने अभी आपको सर्वेक्षण के बारे में बताया और उसके दो प्रकार के बारे में बताया। अब इन सर्वेक्षण में किन किन उपकरणों का प्रयोग होता है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जरीब के ही बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में जरीब से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जरीब से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग गट्ठा पढ़ेंगे, और उसके बाद फीता, फिर जरीब के किले पढ़ेंगे, उसके बाद गुनिया, साहुल, थियोडोलाइट, डंपी लेवल, आनति मापी, और उसके बाद स्पिरिट लेवल और कंपास लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्या है? जरीब। जरीब का निर्माण एडमंड गुटर ने 1620 ईस्वी में किया था। ये ब्रिटेन के थे, मतलब इंग्लैंड के थे। ठीक है, इंग्लैंड के थे। ये एक खगोल शास्त्री थे, एडमंड गुटर। इन्होंने जरीब का सबसे पहले निर्माण किया था। जरीब क्या होता है? जरीब जो होता है, देखिए आपके स्क्रीन पे है, जरीब ऐसा ही होता है। ठीक है, जो जरीब होता है वो लोहे की कड़ियों से मिलकर बना होता है। इसके दोनों सिरों पे पीतल के दो हैंडल लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने बताया एडमंड गुटर का जो खोज था वो 1620 ईस्वी में था। ठीक है, लेकिन भारत में जरीब के खोज का जो श्रेय है वो राजा टोडरमल को जाता है। टोडरमल कौन थे भाई? टोडरमल आपने नाम सुना होगा, जब अकबर को आप पढ़ते होंगे तो अकबर के दीवान थे। ठीक है, राजा टोडरमल अकबर के दीवान थे। इन्होंने शेरशाह सूरी उस समय में थे। शेरशाह सूरी ने किसकी एक जरीब बनाई थी? रस्सी की। ठीक, रस्सी की जरीब बनाई थी। इस रस्सी से जरीब से मापने में जो भी भूमापन उसमें की जाती थी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी। तो इस संबंध में राजा टोडरमल ने इसमें बहुत सारे विकास किए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? राजा टोडरमल ने कैसे बनाया था अपना जरीब? इन्होंने बांस के डंडियों की कड़ी बनाई। ठीक है, बांस के डंडियों की कड़ी बनाई और इसके बीच में यहां पे लोहे की पतली पट्टियों से उसे बांध दिया। ठीक है, लोहे की पतली पट्टियों से उसे बांध दिया। तो राजा टोडरमल ने इस जरीब के क्षेत्र में एक अच्छा खासा विकास का योगदान दिया है। उस समय जो होता था, राजा टोडरमल के समय जो जरीब होता था वो एक जरीब 66 इलाही गज के बराबर होता था। ठीक है, 66 इलाही गज के बराबर होता था और एक बीघा 3600 इलाही गज के बराबर होता था। अगर हम लोग इसको 60 मान लें, ठीक है, अगर इसको 60 मान लें तो 60 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब एक जरीब के स्क्वायर के बराबर एक बीघा हो सकता है। ठीक है, तो एक जरीब जो होता है वो 66 इलाही गज होता था और एक बीघा जो होता था वो 3600 इलाही गज होता था। ठीक है, हम लोगों ने ये जाना। अब देखिए, जरीब के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके प्रकार के बारे में और इसके उपयोग के बारे में कि जरीब का उपयोग क्या होता है। ठीक है, प्रकार में देखिए हमने 3 प्रकार के जरीब बताए हैं।
इसके अलावा और भी प्रकार के जरीब होते हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम के परिदृश्य से नहीं आने वाले हैं। हम लोग एग्जाम में आए हुए प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, देखिए यहां पर गंटरी जरीब, मीटरी जरीब और भूमापन जरीब, 3 जरीब की हमने बात की है। सबसे पहला जरीब हमने देखिए 132 फीट की बात की है गंटरी जरीब की। गंटरी जरीब की लंबाई कितनी हो गई? गंटरी जी की लंबाई हो गई 132 फीट। देखिए जो गंटरी जरीब है, इससे पहले देखिए जो सामान्य जरीब होता है, ठीक है, जो सामान्य जरीब होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो मतलब वो सामान्य जरीब की बात किया जा रहा है, और सामान्य जरीब की लंबाई होती है 22 गज। ठीक है, क्या होता है? 22 गज, मतलब कितना फुट हो गया? 66 फीट। एक गज में आपको पता है कि 3 फीट होता है, इस हिसाब से 22 गज अगर एक जरीब की लंबाई हुई तो उसका फीट में कितना हो जाएगा? 66 फीट, 22 गज। और उसके बाद एक जरीब में 100 कड़ियां होती हैं। जरीब की चाहे जितनी लंबाई हो उसमें कड़ियां 100 ही होंगी। ठीक है, तो एक जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं? 100 कड़ियां होती हैं। ठीक है, एक जरीब में 10 लट्ठे होते हैं। 10 लट्ठा कर लिया जाए या 10 कट्ठा कर लिया जाए, कहीं कहीं उसे टैग भी कहते हैं और कहीं कहीं उसे छल्ला भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर जरीब से रिलेटेड चाहे छल्ला आता है, चाहे कट्ठा आता है, चाहे लट्ठा आता है, वो 10वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, जरीब के 10वें भाग के बराबर। अगर हम लोग समानता देखें, समानता कड़ियां जो होती हैं, एक कड़ी की लंबाई कितनी होगी? एक कड़ी की लंबाई होगी 0.6 फुट। ठीक है, 0.6 फुट होंगी। एक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट होंगी, और इंच में अगर इसको चेंज कर दें तो 7.92 इंच हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम इंच में चेंज करने के तो 7.92 इंच। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर अगर आपसे सामान्य जरीब की बात की जाए तो आपके सामने ये डिजिट उत्पन्न होते हैं। देखिए 22 गज, 66 फीट, या फिर 100 कड़िया और 10 लट्ठे और 10 कट्ठे जो भी है उसका 0.6 फुट एक कड़ी, और 7.92 इंच एक कड़ी में। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने बताया एक जरीब जो होता है 66 फीट का होता है। ठीक है, एक जरीब 66 फीट का होता है। इस हिसाब से हम लोग ये जानेंगे कि अगर गंटरी जरीब की जो लंबाई है वो 132 फीट है, मतलब इसका 2 गुना कर दें तो 132 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो गंटरी जरीब होता है वो नॉर्मल जरीब के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, जो गंटरी जरीब होता है वो नॉर्मल जरीब के 2 गुने के बराबर होता है। जैसे अब नॉर्मल जरीब की लंबाई कितनी है? 66 फीट, 2 गुना कर देंगे 132 फीट। ठीक है, तो मतलब जो एक गंटरी जरीब है वो 132 फीट की लंबाई हो गई। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए जो गंटरी जरीब होता है वो नॉर्मल जरीब के 2 गुने के बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गंटरी जरीब का प्रयोग कहां पर होता है। देखिए गंटरी जरीब का प्रयोग सर्वेक्षण के क्षेत्र में तो होगा ही, क्योंकि सर्वेक्षण क्षेत्र में जरीब का प्रयोग होता है। और उसके बाद रकबा नापने में, रकबा क्या होता है? रकबा इससे पहले वाले हम क्लास में बताया है। रकबा का मतलब होता है क्षेत्रफल, किसी भी जमीन का क्षेत्रफल निकालना रकबा कहलाता है। ठीक है, अब इस गंटरी जरीब का जो प्रयोग है, गंटरी जरीब का, वो सर्वेक्षण या रकबा के क्षेत्र में होता है। देखिए पहले क्या होता था? एक जरीब, कौन सा जरीब? एक गंटरी जरीब। एक गंटरी जरीब चौड़ाई ले लिया जाए और 10 गंटरी जरीब लंबाई ले लिया जाए तो यह 1 एकड़ के बराबर हो जाता था। ठीक है, किसके बराबर हो जाता था? 1 एकड़ के बराबर। और आज भी यह है कि अगर 1 गंटरी जरीब चौड़ाई ले लिया जाए और 10 गंटरी जरीब लंबाई ले लिया जाए तो वो 1 एकड़ के बराबर हो जाता है।
ठीक है, 1 एकड़ के बराबर हो जाता है। चलिए, हम लोगों ने गंटरी जरीब के बारे में जाना, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है मीटरी जरीब। क्या है? मीटरी जरीब। मीटरी जरीब जो है वो देखिए 5, 10, 20, 30 मीटर के बराबर होता है इसकी लंबाई। मतलब मीटरी जरीब जो होता है वो 5 मीटर का भी होता है, 10 मीटर का भी होता है, 20 मीटर की भी होता है और 30 मीटर का भी होता है, ठीक है। जो ये 5 मीटर और 10 मीटर का जो होता है, 5 मीटर और 10 मीटर का जो जरीब होता है, इसमें क्या होता है, हर एक मीटर पे, मतलब प्रत्येक मीटर पे एक टैग लगा होता है या छल्ला लगा होता है, ठीक है। और ये जो 20 और 30 मीटर के होते हैं जरीब, इनमें 5-5 मीटर पे टैग या छल्ले लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे भूमापन जरीब। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, 2 टाइप के जरीब होते हैं इसमें भूमापन में। पहला क्या है, 33 फीट का होता है और दूसरा 132 फीट का होता है। दूसरा कितना होता है, 132 फीट का। देखिए जो 132 फीट का है इसको शाहजहानी जरीब भी कहा जाता है, शाहजहानी जरीब भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो सर्वेक्षण किया जाता है शाहजहानी जरीब के द्वारा, उसको कहा जाता है थाकवास्ट सर्वेक्षण। क्या कहा जाता है, थाकवास्ट सर्वेक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। थाकवास्ट सर्वेक्षण जो है शाहजहानी जरीब के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला एक और जरीब के बारे में। देखिए हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है रैमसडन जरीब के बारे में, रैमसडन जरीब के बारे में। रैमसडन जरीब जो है इसका प्रयोग जो होता है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 100 फीट की। कितनी होती है, 100 फीट की, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो 100 फीट की होती है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि रैमसडन जरीब को और कौन से जरीब के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका सही हो जाता है इंजीनियरिंग जरीब, इंजीनियर्स जरीब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस जरीब के बारे में। ये एग्जाम से था इसलिए हमने आपको यहाँ पे जरीब पढ़ाते समय बताया। तो हम लोगों ने जरीब के प्रकार में देखा कि जरीब कितने प्रकार के होते हैं, जरीब की लंबाइयों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अब हम लोगों ने एक बात की शुरू में, किसकी बात की, एक सामान्य जरीब की, ठीक है। सामान्य जरीब में हमने आपको बताया 22 गज उसकी लंबाई होती है या फिर 66 फीट होती है और 100 कड़ियां होती हैं, ठीक है। क्या होती है, 100 कड़ियां होती हैं। अब देखिए गंटरी जरीब की बात करें तो हमने इसका बताया 2 गुना होता है सामान्य जरीब का। तो इसका मतलब है गंटरी जरीब में 200 कड़ियां हो जाएंगी। कितनी कड़ियां हो जाएंगी, 200 कड़ियां। उसके बाद अगर मीटरी जरीब की बात करें तो इसमें तो प्रत्येक मीटर पे ही कड़ियां लगी होती हैं, मतलब कि टैग लगा होता है 5 और 10 पे, और 20 और 30 पे 5-5 मीटर पे लगा होता है, ठीक है। अगर हम लोग भूमापन के इस 132 फीट पे शाहजहानी जरीब की बात करें तो वहां पर भी उसमें 200 कड़ियां होंगी, ठीक है। जरीब जो होता है 10 जरीब बराबर 1 फरलांग होता है, ठीक है। और 80 जरीब बराबर 1 मील होता है, ठीक है। कितना होता है, 10 जरीब के बराबर 1 फरलांग होता है और 80 जरीब के बराबर 1 मील होता है। अब आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन से जरीब की बात की जा रही है। हम लोग सामान्य जरीब की बात करेंगे। सामान्य जरीब के अंतर्गत ही ये चीजें होती हैं। सामान्य जरीब के अंतर्गत ही 10 जरीब के अंतर्गत 1 फरलांग होता है और 80 जरीब के अंतर्गत 1 मील होता है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम देखिए यहां पे अगर हम 8 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 80 जरीब हो जाएगा। तो 8 से अगर इस साइड गुणा किए हैं तो इस साइड भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, इस साइड भी 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये आपका कितना बना, ये आपका बना 80 जरीब और ये आपका कितना बना 8 फरलांग, ठीक है। 8 फरलांग बना। अब
8 फरलांग के बराबर 80 जरीब और 80 जरीब के बराबर 1 मील। 1 मील, तो इस हिसाब से 8 फरलांग जो हो गया वो 1 मील के बराबर हो गया। मतलब 1 मील के बराबर 8 फरलांग होता है। ठीक है, 8 फरलांग होता है। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में करेक्ट डाटा आएगा 1 मील के बराबर 8 फरलांग होता है, लेकिन अगर करेक्ट डाटा है तो ये होता है 7.99992, इतना फरलांग होता है। तो आपको 8 फरलांग भी याद रखना है। और ये हमने पिछली क्लास में भूमि पैमाइश के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें हम लोगों ने फरलांग के बारे में और मील के बारे में विस्तार से चर्चा की है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, ये जरीब के बारे में जितनी बातें थी हमने आपको बता दिया। जरीब की बातें से अब हमको नहीं लगता कि इससे बाहर से अब कहीं आने वाला है। अब देखिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला उपकरण के बारे में पढ़ेंगे गट्ठा। गट्ठा कह लीजिए या कट्ठा कह लीजिए या तो फिर लट्ठा कह लीजिए, कहीं कहीं लट्ठा का भी प्रयोग होता है। तो गट्ठा जो होता है वो छोटी इकाइयों को मापने में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये जो लट्ठा होता है या गट्ठा होता है, ये जरीब के 10वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, जरीब के 10वें भाग के बराबर एक गट्ठा होता है। ठीक है, तो इसका छोटी लंबाई मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला है हम लोग पढ़ेंगे फीता। फीता आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो वहां पर देखते होंगे जिस पैमाने से वो मापा जाता है कपड़े और उसको काट के दिया जाता है वो फीता ही होता है। देखिए, फीता की जो लंबाई होती है हमने बताया है 1 मीटर से 20 मीटर के बीच होती है। सामान्य रूप से आप जितना बड़ा चाहें उतना कर सकते हैं या फिर मंगा सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 1 मीटर से 20 मीटर के बीच में एक टेप मेजर आता है। टेप मेजर मतलब फीता या फीता मापी। ठीक है, तो जो फीता होता है ये एक पैमाना रूलर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कपड़े का भी बना होता है और फाइबर ग्लास का भी बना होता है, लोहे की पतली चादर का भी बना होता है, ग्लास का भी बना होता है। तो ये इसकी जो ये लंबाई होती है छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है। मतलब या तो फिर इंच में होगा या तो फिर सेंटीमीटर में होगा या फिर मिलीमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। मतलब इससे जो है किसी भी क्षैतिज दूरी पर या ऊर्ध्वाधर दूरी पर इससे हम लोग आसानी से किसी भी दूरी को माप सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जरीब के किले। ये जरीब के किले की बात हमने कब की थी, सब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया था, ये क्लास स्टार्ट किया था, तभी हम लोगों ने जरीब की बात की थी। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि जरीब को फैलाया जाता है क्षैतिज तल पे 2 बिंदुओं के बीच, उसके बाद एक तीर गाड़ दिया जाता है। यहीं पे हमने आपसे बात की थी। ठीक है, तो अगला जरीब फैलाने के बाद फिर एक तीर गाड़ दिया जाता था। इसमें देखिए जो तीर होता है ये ऊपर एक गुंडी के आकार का बना होता है, इस साइड ऐसे, और नीचे जो होता है नुकीला होता है। ठीक है, ये लोहे की बनी होती है या पीतल की बनी होती है, तो नीचे की तरफ नुकीला होता है क्योंकि इसे जमीन में आसानी से गाड़ा जा सके। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, तो ये जो जरीब के किले होते हैं इसके एरो भी कहते हैं, इसकी लंबाई जो होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर के मध्य होते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे अगला है गुनिया। देखिए, गुनिया एक ऐसा उपकरण है, गुनिया एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना भूमि पैमाइश की कोई संभावना ही नहीं है। बिना गुनिया के आप भूमि पैमाइश कर ही नहीं सकते। ठीक है, गुनिया जो होता है, अगर इस पर मीटर का सिंबल है, मीटर का पैमाना है तो इसे मीटरी गुनिया कहते हैं, फीट का पैमाना है तो फीटरी गुनिया कहते हैं, और इंच का अगर पैमाना है तो उसे इंच गुनिया कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोगों का है उपकरण यंत्र, क्या है, साहुल। देखिए, साहुल जो होता है वो एक भारी धातु का बना होता है और उसका जो निचला सिरा होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है, और उसे के पिछले सिरे से एक रस्सी से बांधकर उसे कहीं भी ऊर्ध्वाधर तल में लटका दिया जाता है। कहां लटकाया जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा पाने के लिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर रेखा को पाने के लिए। मतलब अगर कोई वस्तु जमीन से इस साइड पे ऐसे खड़ी है, ठीक है, या तो फिर ऐसे खड़ी है,
ऐसे हम पता कैसे लगाएंगे कि ये ऊर्ध्वाधर तल पे खड़ी है, मतलब ये सीधा खड़ा है। इससे अगर हम ये जो साहुल है, साहुल को किसी रस्सी से मान लीजिए यहां से लटकाते हैं, अगर ये एकदम सीधे सीधे जाता है तो इस रेखा के अंतर्गत वो सीधी रेखा में है कि नहीं है ये पता चल जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे, जो राजगीर होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, जो घर बनाते हैं, वो दीवार को जब खड़ा करते हैं तो वो एक एक बार उसमें चेक करते रहते हैं साहुल से कि कहीं दीवार टेढ़ा तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये जो साहुल का प्रयोग वहां पर किया जाता है टेढ़ा ना हो पाए। ठीक है, तो साहुल को आप समझ गए होंगे। और उसके बाद अगला है थियोडोलाइट। ठीक है, अगला क्या है? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का उपयोग देखिए, जरीब का उपयोग जो होता है वो खेतों के क्षेत्रफल मापने में भी किया जाता है और थियोडोलाइट के भी क्षेत्र में किया जाता है। थियोडोलाइट होता क्या है? थियोडोलाइट की हिंदी होता है विकोणमान, मतलब ऊर्ध्वाधर तल या तो फिर क्षैतिज तल, चाहे ऊर्ध्वाधर तल पे लीजिए चाहे क्षैतिज तल पे लीजिए, ये दोनों तलों पर दो बिंदुओं पर कोण ज्ञात करता है। मतलब देखिए ऐसे समझ लीजिए, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई जमीन है ऐसे पे, ठीक है, और हमको यहां का ये इस बिंदु का और इस बिंदु का हमको क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां पे रखेंगे किसको? थियोडोलाइट को, और इसके माध्यम से क्षैतिज रेखा निकालेंगे यहां पे, और फिर इसको इस तरह से टेढ़ा करके यहां की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, यहां की निकालेंगे तो हम लोगों को ये कोण प्राप्त हो जाता है। ये जो कोण मिलता है हम लोगों को, यही कोण होता है विकोण। मतलब थियोडोलाइट से हम इस सब कोण को निकाल लेते हैं। थियोडोलाइट का सबसे ज्यादा काम पड़ता है किसी भी अगर भू सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा उपयोग थियोडोलाइट का किया जाता है, क्योंकि सबसे पहला काम इसी का ही होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर भूमि के संदर्भ में कोई कार्य किया जा रहा है तो सबसे पहला प्रयोग थियोडोलाइट का ही होता है। ठीक है, थियोडोलाइट का कार्य होता है किसी भी क्षैतिज तल या ऊर्ध्वाधर तल में दो बिंदुओं के बीच कोण ज्ञात करना। ठीक है, चलिए अगला हम लोगों को देखना है डंपी लेवल। डंपी लेवल क्या होता है भाई? डंपी लेवल जो होता है वो क्षैतिज तल में कोई भी दो बिंदु हैं वो क्षैतिज तल में स्थित है या नहीं। मतलब अगर मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, अगर हमको इस बिंदु के तहत क्षैतिज लेवल पता करना है कि सही है या नहीं है, तो यहां पे देखिए ऐसे इस तरह से मिला जाएगा, फिर यहां से यही इस तरह, तो इसमें सबसे क्षैतिज, मान लीजिए एक बिंदु यहां पर था, तो सबसे क्षैतिज वाला जो बिंदु है वो कौन सा है? वो है ये वाला। तो इस डंपी लेवल के माध्यम से यहां पर हम देखिए वो जो होता है उसको ट्राइपोड से इस डंपी लेवल को खड़ा कर देंगे और यहां से क्षैतिज तल की दूरी निकाल लेंगे और उस हिसाब से इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डंपी लेवल का काम यही होता है कि कोई भी बिंदु है जो क्षैतिज तल में स्थित है या नहीं। इसको सबसे अच्छे माध्यम से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई सड़क है, उसके बाद हमको यहां इतना गड्ढा करना था बगल में, और उसके बाद फिर से सड़क है। क्या ये सड़क के बराबर ये चीज है या नहीं, इस वाला भाग को हम मिलाएंगे। तो डंपी लेवल से क्या करेंगे, पहले यहां से एक क्षैतिज तल मिला लेंगे, फिर उसके बाद यहां से रख के एक क्षैतिज तल मिला लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं, और इस तरह से हम डंपी लेवल से इन दोनों के क्षैतिज तलों को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोगों का उपकरण है अनतिमापी। देखिए नति का मतलब क्या होता है? नति का मतलब होता है झुकाव या झुका हुआ। ठीक है, अनतिमापी इसको क्लाइनोमीटर भी कहते हैं। गुरुत्व के सापेक्ष किसी भी टेढ़ी चीज का या गुरुत्व के सापेक्ष वो कितना झुकाव है उसका, वो हमको ज्ञात होता है। गुरुत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का झुकाव, जैसे मान लीजिए जो पीसा का मीनार है, अगर उसको हमको झुकाव पता करना हो कि किस एंगल पे झुका हुआ है, तो हम लोग क्लाइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्लाइनोमीटर है और इसको कहीं कहीं इनक्लाइनोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, इनक्लाइनोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज टेढ़ी है, मान लीजिए अगर कोई सिरा है, कोई क्षैतिज तल है, इस तरह से थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर उठा हुआ, ठीक है, और इसका समान क्षैतिज तल ये है। अब यहाँ पे ये किस तल पे झुका हुआ है, इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे इनक्लाइनोमीटर को ऐसे रखते हैं और यहाँ से एक रस्सी होती है जो गुरुत्व के सापेक्ष
एकदम सीधे ऊर्ध्वाधर रेखा में जाती है। तो यहां से हम लोग इस एंगल को निकाल के पता कर सकते हैं कि कितनी झुकी हुई है क्षैतिज तल से। ठीक है, चलिए अनतिमापी को टिल्ट मीटर भी कहते हैं और स्लोप गेज भी कहते हैं, और डंपी लेवल को राजगीर का संचलित लेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजगीर का संचलित लेवल, राजगीर का संचलित लेवल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला कौन सा है, इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे स्पिरिट, 10वां उपकरण स्पिरिट लेवल। क्या पढ़ेंगे? स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का कार्य क्या होता है? कोई भी जो क्षैतिज तल है या कोई भी जो समतल है वो क्षैतिज है या नहीं है। देखिए मान लीजिए ये एक तल है इस ऐसे, और एक क्षैतिज तल है ऐसे, और एक क्षैतिज तल है ऐसे। हमारे पास 3 क्षैतिज तल हैं, 3 समतल तल हैं जो क्षैतिज में हैं, हल्का हल्का ये ऊर्ध्वाधर पे है, ये थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर पे है। तो अगर हम स्पिरिट लेवल को ऐसे रखते हैं तो इसमें जो बुलबुला है वो इस साइड आ जाएगा। अगर हम इस पर रखते हैं यहां पर स्पिरिट को, तो ये स्पिरिट इस साइड आ जाएगा जो बुलबुला है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पर रखेंगे तो ये जो इस बुलबुला है वो बीच में रहेगा, और जब ये बुलबुला जो बीच में रहता है तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि वो समतल पर क्षैतिज में है। कोई भी समतल जो है वो क्षैतिज पर है कि नहीं, इसका काम स्पिरिट लेवल से हम लोग जान सकते हैं। इसमें स्पिरिट लेवल में जो भरा हुआ है इसके अंदर ये जो है ये क्या है? स्पिरिट होता है। ठीक है, इसका मुख्य अवयव जो होता है स्पिरिट होता है। अब हम लोग अगला चीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अगला हम लोग पढ़ेंगे कंपास। कंपास को कहते हैं दिक सूचक। दिक सूचक, दिक का मतलब क्या होता है? दिक का मतलब होता है दिशा, और सूचक का मतलब होता है सूचित करना। जो दिशा को बताता है, चाहे आप यात्रा कर रहे हो, चाहे आप किसी भूमि की पैमाइश कर रहे हो, कोई भी जगह अगर आपको दिशा का ज्ञात करना है तो आप सबसे अच्छा उपकरण होता है दिक सूचक। आप दिक सूचक का यूज कर सकते हैं, मतलब कंपास का यूज कर सकते हैं। कंपास का सबसे पहला प्रयोग कथाओं में ऐसा प्रचलित है, साक्ष्य नहीं मिला है, कथाओं में ऐसा प्रचलित है कि चीन के एक राजवंश थे हान राजवंश। उन्होंने क्या किया था? चम्मच जैसी चुंबकीय क्षेत्र को उसमें कांसे की तस्तरी में रखकर मैग्नेटाइट के अयस्क में उसको रखकर कंपास बनाया था। ठीक है, ये कहानियों में ऐसा वर्णित है, साक्ष्य इसका नहीं मिला है। तो उस समय सबसे पहले कंपास की बात की जाती थी। कंपास जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम क्या करेंगे? पहला चुंबकीय कंपास, चुंबकीय कंपास, और दूसरा घूर्णीय कंपास, और तीसरा है रेडियो कंपास। क्या है? रेडियो कंपास। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय कंपास होता है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, और ये जो घूर्णी कंपास होता है ये पृथ्वी के घूर्णन क्षेत्र पर निर्भर करता है। और ये जो रेडियो कंपास है, इसका जो सिस्टम होता है वो बिना तार वाले सिग्नल पर कार्य करता है। मतलब इसमें किसी भी तार की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट सैटेलाइट से काम करता है। ठीक है, तो ये रहे कंपास के 3 काम। कंपास का उपयोग कहां कर सकते हैं? या तो फिर आप चाहे पृथ्वी पर हो, मतलब स्थल पर हो, चाहे जल पर हो। ठीक है, स्थल पर भी इसका काम पड़ता है और जल पर भी इसका काम पड़ता है। तो कंपास का प्रयोग हम दिशा के साथ साथ दिमान भी ज्ञात कर सकते हैं। दिमान क्या होता है? देखिए, जब हम लोग मान लीजिए एक मेरे पास ये कंपास है, ठीक है, और हमको इस वस्तु हम लोग यहां पर स्थित हैं और हमको इस वस्तु की स्थिति ज्ञात करना है, और हमारा जो चुंबकीय वाला कंपास है, मान लीजिए नॉर्थ में ये दिखा रहा है, हम लोगों को इस वस्तु की दिशा ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए ये हम लोग इस तरह से निशान लगाएंगे इस दिशा की ओर। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बना, इस एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं कि वो किस एंगल पे वो वस्तु है। तो यहां से ये जो एंगल बना इसी को कहते हैं दिमान। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दिमान कहते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने
भूमापन सर्वेक्षण के अंतर्गत जितने भी उपकरण आते थे सभी उपकरणों का विस्तार से अध्ययन किया, जिसकी हमको जितना जरूरत थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।